हेलो गाइस। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पार्किंसंस डिजीज। तो पार्किंसंस डिजीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इंट्रोडक्शन। पार्किंसंस डिजीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन इंग्लैंड इन 1817 बाय जेम्स पार्किंसन। तो जेम्स पार्किंसन के नाम की वजह से इसका नाम हुआ है पार्किंसंस डिजीज। तो पहले ये कंडीशन मतलब पॉपुलर था एज ए सेकिंग पॉलिसी। ओके, बाद में इन 1920 में इज ए रिकॉग्नाइज्ड हुआ एज ए एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर। हाँ, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल ब्रेन का एक्स्ट्रा पिरामिडल रीजन के अंदर में कौन कौन आता है? बेसल गैंग्लिया, देयर इज मिड ब्रेन, सेरिबेलम, ये सब। और पिरामिडल के अंदर में कौन कौन आता है? पिरामिडल के अंदर है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, अब आ जाते हैं एनुअल इंसिडेंस। एनुअल इंसिडेंस 20 पर 1 लाख और प्रेवलेंस है 190 पर 1 लाख। 6 इंसिडेंट में क्या है? मेल इज फीमेल रेशियो 3:2। एज ऑफ ऑनसेट 50 ईयर अपवर्ड, 50 के बाद मतलब इंक्रीज करता है, देयर इज इंक्रीज द चांस ऑफ पार्किंसनिज्म। और फिर इंसिडेंस पीक्स इन मिड 70s देन डिक्लेंस। फेमिलियर इंसिडेंस में है ऑकर इन 5%। Definition: it is a slowly progressive neurodegenerative disorder. Depletion of dopaminergic neuron in basal ganglia means there is the degeneration of dopaminergic neuron. Okay. Characterized by muscle rigidity, tremor at rest, bradykinesia and gait changes. In extreme cases, a loss of physical movement means akinesia seen. अब पिक्चर देख लेते हैं थोड़ा। तो क्या हो रहा है इधर? टिमर हो रहा है फेस में। टिमर जनरली हेड में टिमर नहीं देखा जाता है, फेस में टिमर देखा जाता है। और क्या है? देयर इज लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन मींस marks like face। और there is two posture means there is the posture is look like kyphosis type। there is called stoop posture। okay, और क्या है? आर्म फ्लेक्स रहता है एट एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट में। रिजिडिटी। ओके, रिजिडिटी सीन्स में हम लोग जानते हैं कि एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर हो रहा है, मतलब क्या है कि रिजिडिटी देखा जाएगा। और पिरामिडल होता है तो क्या होता है? स्पास्टिसिटी देखा जाता है। ओके, और क्या देखा जाता है? टीमर टीमर जैसे थाई में, लेग में टीमर देखा जाता है। और हिप्स अपर के जैसा ही। हाँ, हिप्स जैसे क्या है कि एल्बो और रिस्ट जॉइंट फ्लेक्स रहता है, तो हिप्स एंड नीज आर स्लाइडली फ्लेक्स्ड। ओके, और शॉर्ट सफलिंग स्टेप्स ये तो हम जब गेट में आएंगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट। तो पहले हम लोगों को एनाटॉमी समझना होगा। तो बेसल गैंग्लिया, पहले इसका पोजीशन देख लेते हैं कहाँ है। एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, इंफीरियर हॉर्न, दैट्स द सिंगुलर गायरस। पहले हम लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से समझना होगा, फिर हम लोग फिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी में आएंगे। लैटरल वेंट्रिकल कहाँ इसका पोजीशन है, कॉर्डेड न्यूक्लियस, हाँ, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ओके, देन दो सेक्शन है। एक पहला वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, और सबसे अच्छा देखा जाता है कोरोनल सेक्शन में है। ओके, कोरोनल सेक्शन में स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डिटेक्ट होता है। तो अगर कोरोनल सेक्शन में इसका व्यू कैसा होगा वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट, यही जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा समझने के लिए मतलब मेरा खुद का बनाया हुआ डायग्राम है। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं, ये है थैलामस। तो थैलामस के बाद जो है ये है इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल हो गया। अब थैलामस से जो रेड जैसा निकल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्डेड न्यूक्लियस। रेड जैसा यही इसका पूछ है। ओके, अब वो ये किसके साथ जाके अटैच हो रहा है? ये जिसके साथ अटैच हो रहा है उसको बोला जाता है लैंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अब लैंटिफॉर्म न्यूक्लियस में दो पार्ट है, पुटामेन है और ग्लोबस प्लाइडस है। अब इसमें भी दो पार्ट है, ग्लोबस प्लाइडस इंटरनस एंड ग्लोबस प्लाइडस एक्सटर्नस। ओके, देन कोरोना कोरोना रेडिएटा, फिर एक्सटर्नल। अब इंटरनल कैप्सूल मिला है तो एक्सटर्नल कैप्सूल भी है। हाँ, और एक्सट्रीम कैप्सूल है, एक्सट्रीम कैप्सूल।
फिर इधर एक्सट्रीम कैप्सूल के पहले है कोलोस्ट्रम, क्लस्ट्रम है, फिर इंसुला है, ये एक्सट्रीम कैप्सूल के बाद। और क्या स्ट्रक्चर है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस और सबथैलेमस हो गया। और क्या है, सब्सटेंशिया नाइग्रा। ओके, सब्सटेंशिया नाइग्रा के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों को जानना होगा, एक पार्स कॉम्पैक्टा और है पार्स रेटिकुलेटा। ये सब और क्या क्या है इसमें, सेरिब्रल एक्वीडक्ट है, सेरिब्रल सुपीरियर कॉलिकुलस है। ओके, तो दोज आर द पार्ट्स ऑफ न्यू बेसल गैंग्लिया। अब बेसल गैंग्लिया भी एक मतलब नाम में एक मिसनोमर है, एक्चुअली इसका नाम बेसल न्यूक्लिया। ओके, तो दोज आर द पार्ट्स ऑफ बेसल न्यूक्लिया। अब देख लेते हैं इसका भी थोड़ा कुछ कुछ नाम है हम लोगों को याद रखना होगा, वो है कॉर्पस ट्रायटम। अब कॉर्पस टायटम के टायटम का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक साथ कॉर्डेड न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को एक साथ हम लोग बोलते हैं कॉर्पस स्ट्राटम। हाँ, अब कॉर्डेट हो गया मतलब कॉर्डेड न्यूक्लियस है, हाँ ये, और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस पूरा ये, ठीक है, हो गया कॉर्पस स्ट्राटम। ये कॉर्पस स्ट्राटम होगा। नियोस्ट्राटम, नियोस्ट्राटम क्या है, कॉर्डेड न्यूक्लियस है और सिर्फ सिर्फ पुटामेन है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नियोस्ट्राटम। और क्या नाम है, और भी नाम है। और इसमें क्या, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का मतलब क्या, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस तो हम बोल दिए कि पुटामेन है और ग्लोबस प्लाइडस। अब ग्लोबस प्लाइडस भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, ग्लोबस प्लाइडस इंटरनस, ग्लोबस प्लाइडस एक्सटर्नस। इसको बोला जाता है पेलियोस्टायटम। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाते हैं हम लोग फिजियोलॉजी। पहले फिजियोलॉजी समझते हैं, फिर हम लोग पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे। ओके, तो ये कॉर्टेक्स है, ये जो है कॉर्टेक्स। हाँ, अब कॉर्टेक्स में बहुत सारे एरिया रहता है, जैसा कि प्राइमरी मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया। जैसे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट पाथवे है, एक एक डायरेक्ट पाथवे है और एक इनडायरेक्ट पाथवे है। डायरेक्ट पाथवे में क्या हो रहा है, पहले ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स, ग्लूटामिनर्जिक फाइबर से गाबर्जिक न्यूरॉन, फिर गाबर्जिक न्यूरॉन होके और फिर ग्लूटामिनर्जिक फिर जाके जा रहा है कॉर्टेक्स में। और इनडायरेक्ट में भी वही हो रहा है, लेकिन बीच में क्या है, सबथैलेमस है। हाँ, पिक्चर को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, सबथैलेमस में थैलेमस है, इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट पाथवे। ओके, अब समझ लेते हैं, वेट पॉइंटर, कि ग्लूटामिनर्जिक फाइबर से क्या रिलीज हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड। अब ग्लूटामिक एसिड एज ए स्टिमुलेटरी न्यूरॉन मतलब स्टिमुलेट करता है, तो गाबर्जिक न्यूरॉन को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। तो इसीलिए ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन का भी फायर दिखाया गया है, एक गाबर्जिक को भी फायर कर। अब कैसे फायर कर रहा है, जनरली हम लोग एक नर्व फाइबर्स को मतलब स्पेशली जो नर्व सेल है उसको कैसे स्टिमुलेट करेंगे, उसका सिंपली उसका डीपोलराइजेशन कर देंगे। डीपोलराइजेशन कैसे करेंगे, अब इसमें क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड क्या करता है, कैल्शियम चैनल को ओपन कर देता है। अब कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा, मतलब सेल जो है उसका डिपोलराइजेशन होगा और उसमें ट्रांसमिशन जो है होगा। अब क्या आ जा रहा है, गाबर्जिक न्यूरॉन एज ए वर्क एज ए इनहिबिटरी न्यूरॉन। कैसे ना, गाबा ये रिलीज करता है, गाबा एंड सब्सटेंस पी। गाबा क्या करता है कि गाबा जनरली दो मैकेनिज्म में काम करता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। क्या करता है कि there are two types of receptor, GABA and GABA B, GABA A and GABA B। तो जब मतलब GABA A रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तब क्या होता है, Cl माइनस का इनफ्लक्स होता है। तो Cl माइनस की इनफ्लक्स हो रहा है तो क्या हो रहा है, हाइपरपोलराइजेशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो इनहिबिट हो जा रहा है। और दूसरा मैकेनिज्म क्या करता है कि GABA B रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। हाँ, तो क्या होता है, जी इनहिबिटरी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। तो मतलब कैल्शियम जो ये सॉरी पोटेशियम जो होता है के प्लस वो चैनल ओपन हो जाता है। और फिर क्या होता है, जो उसका इफ्लक्स हो जाता है, मतलब अंदर से बाहर निकल जा रहा है। तो मतलब Cl माइनस अंदर आ रहा है तो और ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, और जो अंदर का जो पॉजिटिव था वो भी के प्लस होकर मतलब के प्लस वो भी निकल जा रहा है। तो
मतलब हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है। तो हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है तो इसी वजह से क्या हो रहा है, मतलब सेल को मतलब दूसरा जो नर्व सेल है वो एक्साइट नहीं होगा। तो दूसरा इधर गावर्जिक फाइबर है वो भी एक्साइट नहीं हो रहा है, इसका इसीलिए इसका फायर नीचे दिखाया गया है। अब एक साइड नहीं हो रहा है, अब एक साइड नहीं हो रहा है तो इसको इनहिबिट भी नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ग्लूटामेट जो मतलब ग्लूटामिनर्जिक जो फाइबर्स है वो फायर दिखाया गया है। यही मैकेनिज्म है, यही मतलब यही समझने का चीज है। अब इनडायरेक्ट पद में वैसे ही है, ग्लूटामिनर्जिक फाइबर से वो इसको स्टिमुलेट कर रहा है, हाँ गवर्जिक न्यूरॉन को। गवर्जिक स्टिमुलेट हो गया तो दूसरा में फायर घट जा रहा है, मतलब फायर नहीं हो रहा है, मतलब इनहिबिट हो गया। अब अब ये इनहिबिट हो गया तो गाबा नहीं निकल रहा है, तो ग्लूटामिनर्जिक जो फाइबर्स है वो फिर से फायर कर रहा है। अब ये फायर कर रहा है, ये तो गाबर्जिक फाइबर्स को भी फायर करवा रहा है। फिर गाबर्जिक फाइबर्स से गाबा प्लस पी निकल रहा है, इसीलिए जो दूसरा ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स है वो अब फायर नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है। मतलब अल्टीमेट एक में फायर हो रहा है, एक में फायर नहीं हो रहा है, तो इसका बैलेंस बना हुआ है। हम लोग कोई भी मूवमेंट मतलब रिदमिकली कोई भी मूवमेंट विदाउट ट्रेमर कर सकते हैं। ओके, अब इसमें एक समझने वाला चीज है कि जनरली जो होता है ना कि ट्रीमर जो स्पेशली है कि एक्स्ट्रापिरामिडल जो अगर बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व होता है तो उसमें जनरली रेस्टिंग ट्रीमर सीन होता है। रेस्टिंग ट्रीमर में क्या हो जाता है कि ये जो इनडायरेक्ट पाथवे है ये सही से काम नहीं कर रहा है, हाँ इनडायरेक्ट पाथवे सही से नहीं काम कर रहा है तो ये भी फायर कर जाएगा। अब ये भी फायर, दोनों एक साथ फायर कर जाएगा तो रेस्ट में, हाँ ग्लूटामिन ये फाइबर्स फायर कर रहा है और ये भी कर रहा है, तो दोनों एक साथ फायर कर जाएगा तो अल्टीमेट रेस्टिंग ट्यूमर देखा जाता है। ठीक है, हम लोग तो पहले स्ट्रक्चर सब समझ लिए, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ग्लोबस फ्लाइडस, एक्सटर्नस, इंटरनस, ओके, पुटामेन। अब क्या है सबथैलेमस। अब सबथैलेमस का भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा उसमें भी मतलब ये हो सकता है कि मेरा फायर सही से न होगा, ट्यूमर देखा जाता है। ठीक है, अब और एक चीज क्या है इधर जो असली चीज है वो है सब्सटेंसिया नाइग्रा। अब सब्सटेंसिया नाइग्रा में जो पार्स कॉम्पैक्टा होता है, पार्स कॉम्पैक्टा से जो होता है डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन निकलता है वो क्या करता है, उसका जो वो करता क्या है कि डी वन रिसेप्ट मतलब डी1 एंड डी2, हाँ तो डी1 डी2 बाइंड करता है इसके साथ जी स्टिमुलेटरी एंड जी इनहिबिटरी के साथ बाइंड करता है। अब डी1 क्या है, स्टिमुलेट करता है किसको, डायरेक्ट पाथवे को जी1 स्टिमुलेट करता है, और डी2 क्या करता है, डी2 इनहिबिट करता है, डी2 इनहिबिट करता है किसको, इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट करता है। अब क्या होगा कि अगर नाइग्रोस्टार्टल पाथवे, हाँ अब तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है क्यों नाइग्रोस्टार्टल बोला जा रहा है। ठीक है, अब नाइग्रोस सब्सटेंसिया नाइग्रा से जा रहा है, कहा जा रहा है स्टायटम में जा रहा है, तो नाइग्रोस्टार्टल पाथवे, तो नाइग्रोस्टार्टल पाथवे में अगर डिफेक्ट हो गया तो क्या होगा कि ये स्टिमुलेट मतलब स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा डायरेक्ट पाथवे को, और इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट भी नहीं कर पाएगा। और इसका ही ऑपोजिट काम करता है कोलिनर्जिक जो फाइबर्स है, एसिटाइल कोलिन ये करता है। ये हम लोगों को याद रखना होगा हमेशा कि डोपामिनर्जिक फाइबर्स जो काम करता है उसका ही उल्टा काम करता है कोलिनर्जिक फाइबर्स। और भी बहुत सारा फाइबर्स है वो डायरेक्ट कॉर्टेक्स से सब्सटेंसिया नाइग्रा के साथ अटैच रहता है। ठीक है, उसका लिंक है, उसको बोला जाता है कॉर्टिको नाइग्रा फाइबर्स। मतलब ये सब एक दो न्यूरॉन नहीं रहता है, लाखों लाखों देयर आर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन अगर एक साथ इफेक्टेड हो जाता है, डिजेनरेशन हो जाता है, फिर इसका होता है क्या होता है कि पार्किंसन डेवलप करता है। इसीलिए मतलब धीरे धीरे पार्किंसनिज्म डेवलप करता है, एक दिन में पार्किंसनिज्म नहीं होता। ओके, अब इसमें एक समझने वाला चीज है कि पार्किंसन, देयर इज द टू टाइप्स ऑफ पार्किंसन डिजीज, एक है टिपिकल पार्किंसन डिजीज और दूसरा है एटिपिकल पार्किंसन डिजीज। टिपिकल पार्किंसन डिजीज मींस there is the प्रॉब्लम इन द नाइगोस्टाइटल पाथवे और डोपामिनर्जिक
neurons, मतलब degeneration of the dopaminergic neurons और substantia nigra, there is a damage of the substantia nigra. ओके मतलब इधर लीवोडोपा जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लीवोडोपा से काम चल जाएगा, हाँ, लेकिन एटिपिकल जो पार्किंसंस डिजीज है वो क्या है कि जैसा होता है ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म, कोई ड्रग देने से पार्किंसनिज्म डेवलप कर रहा है, तो ये है, मतलब सिर्फ लीवोडोपा से काम नहीं होगा, ओके। और पार्किंसनिज्म क्या, पार्किंसनिज्म किसको बोलता है, पार्किंसनिज्म का अंदर दो ही आता है, मतलब दोनों ही आता है, टिपिकल एटिपिकल, टिपिकल पार्किंसनिज्म, पार्किंसंस डिजीज एंड एटिपिकल पार्किंसनिज्म, बोथ आर द पार्किंसनिज्म, ओके। अब आ जाते हैं जो पैथोलॉजी है, इसका जो पैथोलॉजी, हाँ, अब जो हम पहले ही बोले कि डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे, अब जो नाम है कॉर्टिकोस्टाइडल फाइबर से कहा जा रहा है स्टार्टोपेलाइडल फाइबर जा रहा है, फिर कहा जा रहा है पेलाइडोथैलामिक फाइबर्स में जा रहा है, फिर कहा जा रहा है थैलामो कॉर्टिकल फाइबर्स, ये सब नाम पहले एनाटोमी में हम डिस्कस कर दिए हैं, तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इनडायरेक्ट पाथ में क्या है, कॉर्टिकोस्टाइडल फाइबर से स्टार्टोपेलाइडल एक्सटर्नम में जा रहा है, फिर पेलाइडोथैलामिक जो मतलब सब थैलामस है इसीलिए, फिर कहा जा रहा है सब थैलामिक पेलाइडो और इंटरनस में जा रहा है, फिर पेलाइडोथैलामिक फाइबर्स, फिर थैलामो कॉर्टिकल फाइबर्स, ओके। अब इन केस ऑफ पार्किंसनिज्म डिजीज क्या होता है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड डोपामिनर्जिक पाथवे डिजेनरेशन होता है, तो मेनली हमारा जो डायरेक्ट पाथवे है वो इफेक्टेड होता है, ओके, लेकिन उसके साथ एज वेल एज इनडायरेक्ट पाथवे भी इफेक्टेड होता है। जनरली इनडायरेक्ट पाथवे इफेक्टेड हम लोग देखते हैं वो कोरिया में, स्पेशली क्या है हंटिंगटन कोरिया में, उसमें इनडायरेक्ट पाथवे डिफेक्टेड होता है, जैसे इनका क्लिनिकल फीचर्स में डिमेंशिया, डिप्रेशन, ये सब देखा जाता है। और क्या है, और र्यूमेटिक फीवर में एक होता है ना जो सिडेनहम कोरिया, उसमें भी उसमें उसमें क्या होता है, उसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस अफेक्टेड होता है, ओके। तो दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ आर इफेक्टेड, ओके। अब सब्सटेंशिया नाइग्रा कॉन्टेस्ट पिगमेंटेड सेल, ये इसका पैथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पिगमेंटेड जो सेल होता है वो क्या क्या करता है, जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है उसको जो ब्लैक अपीयरेंस है उसको प्रोवाइड करता है। अब क्या करता है, अगर ये पिगमेंटेड सेल और न्यूरो मेलानिन ये अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, हाँ, ये सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या होता है, मतलब ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है पार्किंसन डिजीज में, ओके। और इस फिर क्या होता है कि हम लोग देखेंगे कि सब्सटेंशिया नाइग्रा बिकम्स पेल, हाँ। इधर जो पिक्चर है, इधर पार्किंसन पहले नॉर्मल हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मल पिक्चर में क्या है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा रीजन में ब्लैक ब्लैक है, ठीक है, और दूसरा पिक्चर जब पार्किंसन डिजीज डेवलप कर गया उधर पेल हो गया है सब्सटेंशिया नाइग्रा, ओके। Riemann cells contains atypical eosinophilic includes in the cytoplasm of Lewis body. Okay, those Lewis bodies are formed due to abnormal accumulation of सिनका, ओके। लुई बॉडी किसके वजह से फॉर्म होता है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ सिनका, हाँ। अब हम लोग माइक्रोस्कोपिकली जो देखेंगे पैथोलॉजी में तो लुई बॉडी हम लोग देख पाएंगे, ऐसे लुई बॉडी देखने में ऐसे होता है, ठीक है, ये सब पिक्चर है, ओके। नेक्स्ट इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिनका है वो भी है कि अल्फा अल्फा सिनाइल अल्फा जो सिनका है अल्फा सिन्यूक्लिन जीन, ओके। और भी कुछ है, जनरली मतलब पार्किंसन डिजीज इडियोपैथिक है, और कुछ जीन का म्यूटेशन के वजह से भी होता है, उसमें एक बोले हम सिनका पार्किन जीन, ओके। और क्या है, और है LRRK2, ओके। ये सब जीन के म्यूटेशन के वजह से होता है, मतलब ये रिसर्च के बाद ये सब मतलब बोलता है, लेकिन एक्चुअली ये इडियोपैथिक एक्चुअल जो कॉज है उसको अभी तक ये नहीं कर पाए, बोल नहीं पा रहे, लेकिन ये सब बोला जाता है कि इसके म्यूटेशन के वजह से हो सकता है। अब एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स एमपीटीपी क्या करता है कि पहले
पहले क्या होता कि कैलिफोर्निया उस साइड में खूब छोटा छोटा मतलब 17-18-20 साल की उम्र में पार्किंसनिज्म डेवलप कर रहा था। तो डॉक्टर्स पहले बहुत परेशान थे कि ऐसे इतना कम उम्र में कैसे पार्किंसन डेवलप कर रहा है। तो उन लोगों का हिस्ट्री में लिया गया था कि एमपीटीपी मतलब ड्रग्स में एमपीटीपी था, तो इस उन लोग ड्रग्स लेता था, इसी इसी की वजह से एमपीटीपी की वजह से उन लोगों का सब्सटेंशियल नायग्रा डैमेज हो गया और नियाग्रा स्टार्टल पाथवे भी डैमेज हो गया। इसकी वजह से उन लोगों को पार्किंसनिज्म डेवलप किया था। ओके, तो यही है, ऐसे टॉक्सिन्स के वजह से पार्किंसनिज्म होता है। अब इन्फेक्शंस, हाँ, पोस्ट इंसेफेलाइटिक, हम HIV, प्रियन डिजीज, इसके वजह से भी हो सकता है। अब ड्रग इंड्यूस पार्किंसन, उसका हम डिटेल में आएंगे कि एंटी साइकोटिक जो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंटी साइकोटिक्स, एंटी इमेटिक्स और सोडियम वैल्प्रोरेट। हाँ, सोडियम वैल्प्रोरेट एपिलेप्सी में यूज होता है, सोडियम वैल्प्रोरेट प्लस वैल्प्रोरिक एसिड। ओके, तो बहुत दिन अगर सोडियम वैल्प्रोरेट यूज किया जाता है तो मतलब एटिपिकल पार्किंसनिज्म देखा जाता है, जो पार्किंसनिज्म डेवलप करता है पेशेंट को। ओके, अब जैसे एक रिसर्च बोल रहा है कि स्मोकिंग एंड कॉफी ड्रिंकिंग मे बी इंक्रीज द रिस्क ऑफ पीडी पार्किंसनिज्म। ओके, अब आ जाए मिमिक्स। मिमिक्स में क्या है कि इसको मिमिक मतलब इसको मिमिक कौन कौन डिजीज करता है? मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी, हाँ, कॉर्टिकोबेजल गैंग्लियोनिक डिजेनरेशन, डिफ्यूज लुई बॉडी डिजीज, ये सब पार्किंसनिज्म को मिमिक करता है। मतलब सेम जैसा लगता है, डायग्नोसिस में, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ऐसा होता है कि पार्किंसनिज्म लाइक फीचर्स लेके पेशेंट आता है। ये सब मिमिक करता है, ये सब डिजीज, MSA, PSP, CBD, DLBD। ओके, अब आ जाते हैं कि ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म जो बोल रहे थे उसका थोड़ा डिटेल्स में, मतलब हम लोगों को कुछ ड्रग ड्रग के बारे में इन्फॉर्म मतलब नॉलेज रहना चाहिए कि कौन कौन सा ड्रग पार्किंसनिज्म को इंड्यूस्ड करता है। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, जनरली पार्किंसन पेशेंट भी बहुत डिप्रेस्ड रहता है, हाँ, तो उन लोगों को भी एंटीसाइकोटिक ड्रग दिया जाता है, लेकिन टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। हाँ, जनरली तो क्या क्या है जिसमें बहुत फेमस ड्रग है जो यूज होता है, हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन, ये बहुत फेमस ड्रग है, मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, तो ये सब ड्रग हम लोगों को मतलब ड्रग का नाम याद रखना जरूरी है। अब एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में भी जो बहुत यूज होने वाला ड्रग है क्या, रेस्पेरिडोन, ओलांजेपाइन एज ए एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसिव, हाँ, ऐसे बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है ओलांजीपाइन का। रेस्पेरिडोन का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अब डोपामिन डिप्लीटर्स क्या है, रेजरपिन हो गया, ये भी फेमस ड्रग है। एंटी एमेटिक्स में क्या होता है, अब क्लोबोप्रेड, लिवोसल्फेट, ये सब ड्रग है। ठीक है, अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सब ड्रग क्या करता है कि हमारा पार्किंसनिज्म को मतलब एटिपिकल पार्किंसनिज्म डेवलप करता है। ओके, बहुत लॉन्ग टर्म यूज की वजह से। अब आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखेंगे, पहले देखेंगे ट्यूमर। अब पहले है ट्यूमर। ट्यूमर में क्या होता है, ट्यूमर व्हाट इज ट्यूमर? ट्यूमर इट इज एन इनवॉलंटरी रिदमिकली oscillations around the joint. In case of पार्किंसनिज्म क्या देखा जाता है, जो ट्यूमर होता है उसका रेट जो होता है ये कितना होता है, 4 to 7 हर्ट्ज। हाँ, और इसको क्या बोला जाता है, ये ट्यूमर का नाम क्या है, ड्रम बीटिंग ट्यूमर। ओके, ड्रम बीटिंग ट्यूमर मतलब ड्रम बजाने के बीट करने के बाद जो ड्रम ड्रम में जो होता है, जो वाइब्रेट होता है, उसमें जैसा वाइब्रेट होता है वैसे ड्रम बीटिंग ट्यूमर देखा जाता है। और क्या मिलता है, पील रोलिंग, पी रोलिंग मूवमेंट मतलब थंब का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होगा। ओके, किसके साथ, along with पाल्मर सरफेस के। अब क्या है, द थंब मूविंग रिदमिकली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ऑन द पाम ऑफ द हैंड सीन। ओके, तो पी रोलिंग हो गया, ड्रम बीटिंग हो गया।
अब आ जाते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी का डेफिनेशन क्या है? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू पेसिव मोशन, ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। अब इसमें दो है, क्या कॉग व्हील रिजिडिटी है और लेड लेड पाइप रिजिडिटी है। कॉग पहले देख लेते हैं लेड पाइप रिजिडिटी। लेड पाइप रिजिडिटी में क्या होता है कि मस्कुलर स्टिफनेस होता है। द मस्कुलर स्टिफनेस ऑकर्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज मसल टोन which is due to the removal of inhibitory influence or gamma motor neurons. It affects both the flexor and extensor. हम लोग जानते हैं कि फ्लेक्सर एक्सटेंसर्स बोथ अफेक्टेड हो जाएगा। मतलब क्या है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट सही से काम नहीं होगा तो क्या होगा, रिजिड हो जाएगा। तो इधर जानते हैं कि रिजिडिटी और स्पास्टिसिटी में क्या डिफरेंस है। ड्यूरिंग रिपीटेटिव मूवमेंट स्पास्टिसिटी में क्या होता है कि टोन इंक्रीज कर जाता है। रिजिडिटी में जो टोन है वो नॉर्मल मतलब सेम रहता है। टोन जो है मसल टोन बड़ा हुआ है लेकिन सेम रहेगा, उसका डिफरेंस डिफर नहीं होगा। लेकिन स्पास्टिसिटी में ड्यूरिंग मूवमेंट रिपीटेटिव मूवमेंट जो टोन है मसल टोन वो इंक्रीज कर जाएगा। अब कॉग व्हील रिजिडिटी क्या है कि ड्यूरिंग मूवमेंट क्या होगा कि जर्की मूवमेंट होगा। एक तो ट्रिमर देखा जाएगा तो जर्की मूवमेंट होगा। जर्की फ्रैक्चर्ड लाइक रेजिस्टेंस टू पेसिंग मूवमेंट एंड मसल अल्टरनेटिव टेंशन रिलैक्स। ओके, तो कॉग व्हील में वैसा ही हो रहा है कि मूवमेंट जब रिपीटेटिव मूवमेंट करें तब उसमें ट्रिमर ट्रिमर देखा जाएगा। ओके, that is the difference between lead pipe rigidity or and cog wheel rigidity. अब slowness of movements over the time movements start slowing down, जो slow कर दे उसको बोलते हैं bradykinesia, और patient becomes unable to initiate the voluntary activity akinesia, और क्या होता है hypokinesia। जनरली ये सब because it is because of the hypertonicity of the muscle। जनरली क्या होता है कि हमारा जो बैलेंस रहता है, किस में बैलेंस रहता है, डोपामिनर्जिक जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है डोपामिन और कोलिनर्जिक, हाँ, उसमें बैलेंस रहता है। अब क्या होता है, अब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का ये हो रहा है, डिप्लीटेशन हो रहा है, तो क्या होगा कि डोपामिन घट जाने के एकाइनेसिया हाइपोकाइनेसिया ये सब डेवलप करेगा। और कोलिनर्जिक एक्टिविटी, डोपामिन घट जा रहा है मतलब कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, रिजिडिटी ट्यूमर ये सब डेवलप करेगा। ओके, अब आ जाते हैं पोवर्टी ऑफ मूवमेंट्स। बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट द बॉडी बिकम्स स्टैचू लाइक। हाँ, बॉडी स्टैचू लाइक हो जाता है और फेस क्या होता है, मार्क्स लाइक, फेस बिकम मार्क्स लाइक हो जाता है। देयर इज ए लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब क्या होता है कि फेशियल मसल का जो एक्सप्रेशन होता है वो सही से नहीं होता है। और मतलब क्या है, अल्टीमेट कोई भी मूवमेंट इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होता है पेशेंट को। ओके, तो इसी वजह से पेशेंट सही से रो नहीं पाता, हंस नहीं पाता, मतलब उसका फेशियल जो एक्टिविटी हो वो हम लोग नहीं देख पाते। ओके, और क्या होता है, अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस लाइक ब्लिंकिंग एंड स्माइलिंग, ये सब में प्रॉब्लम होता है। ओके, अब क्या, चेंज इन गेट। द गेट बिकम्स सफलिंग एंड फेस्टिनेटिंग। देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन सफलिंग एंड फेस्टिनेटिंग गेट। ओके, तो जनरली क्या होता है सपलिंग गेट, मतलब मेरे सपलिंग गेट्स में मतलब पहले तो इनिशिएशन ऑफ ए मूवमेंट, मतलब जब स्टार्ट होगा चलना जब स्टार्ट करेगा पेशेंट तब प्रॉब्लम होगा, इनिशिएट ऑफ द मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा। अब सपलिंग में क्या हो रहा है, कैडेंस इंक्रीज कर, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है, और उसके साथ मेरा जो एक्सियल पार्ट है उस सफलिंग करता रहेगा। हाँ, ओके, तो ये सपलिंग गेट है। अब उसके साथ फेस्टिनेटिंग, मतलब पहले धीरे धीरे चल रहा था फिर उसका स्पीड बढ़ जाएगा, हाँ, फर्स्ट होते जाएगा। लेकिन अगर पेशेंट को बोला जाए कि आप ठहर जाइए, लेकिन पेशेंट ठहर नहीं पाएगा, चलते चलते ही ऐसे ही घूम के देखेगा। ओके, और फिर क्या होगा कि अचानक रोक नहीं पाएगा खुद को। हाँ, अगर कोई बाहर से अगर मतलब एक्सटर्नली थोड़ा थोड़ा उसको धक्का दे दे तो पेशेंट गिर भी सकता है। ओके, तो ये है। अब पॉस्चर, क्योंकि पॉस्चर भी इसका मोर फ्लेक्स रहता है। हाँ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी कोई भी ठीक नहीं रहता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक नहीं रहता है, लाइन ऑफ ग्रेविटी भी आगे चला जाता है। ओके, अब आ जाते हैं स्पीच एंड हैंड राइटिंग प्रॉब्लम।
हाँ, देयर इज ए स्पीच एंड हैंड राइटिंग प्रॉब्लम, मतलब देखा जाता है स्पीच में क्या होता है कि मतलब वेरी सॉफ्टली बोलता है और समटाइम्स रेपिडली। हाँ, एक ही बात बार बार घुमा के बोलता है। हाँ, ओके, यही है, रिपीटली बात करता है क्या। हाँ, हम सुबह खाए थे वही बात, सुबह हम खाए थे वही बात करेगा, लेकिन बार बार बोलेगा, दो तीन बार बोलेगा, एक बार नहीं बोलेगा। और क्या होता है कि राइटिंग में क्या होता है कि राइटिंग में मतलब क्या बोले कि साइज रिड्यूस कर जाता है लिखने का। कोई भी नाम अपना नाम लिख रहा है, हाँ, जैसा जैसा इधर राइटिंग यही प्रॉब्लम्स लिखेगा, प्रॉब्लम्स में पी बड़ा है, आर बड़ा है, फिर जैसे ही जाएगा ओ बी एल ई एम, इसमें क्या होगा, पेशेंट छोटा लिखना शुरू करेगा, पी आर से छोटा होगा ओ बी एल ई एम एस, ऐसे ऐसे। ओके, अब इमोशनल चेंजेस तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाथवे बहुत सारे अफेक्टेड। तो क्या जनरली डिप्रेशन, पेशेंट डिप्रेशन फील करता है और डिमेंशिया भी डेवलप करता है, ठीक है। और क्या देखा जाता है, राइजिंग फॉर ए चेयर बिकम्स लेबरस विद प्रोग्रेसिव डिफिकल्टी इन इनिशिएट लोअर लिम्ब मूवमेंट फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। मतलब कोई भी मूवमेंट, अब कोई चेयर से उठ रहा है तो कोई भी मूवमेंट इनिशिएट करने में तो प्रॉब्लम होगा। हाँ, अब आई मूवमेंट्स में भी इफेक्टेड विद लॉस ऑफ ओकुलर कन्वर्जेंस एंड अपवर्ड। इसमें क्या होता है पेशेंट का कि जो मेयरसन साइन है, हाँ, जो पार्किंसन में देखा जाए मेयरसन साइन पॉजिटिव होता है। मेयरसन साइन क्या है कि हम लोग टैप करेंगे, हाँ, हम लोग क्या बोले फ्रंटलिस रीजन में टैप करेंगे, हाँ, फ्रंटलिस जो रीजन है उसको उधर टैप करेंगे, उसके साथ क्या होगा कि अगर नॉर्मल पर्सन को टैप करेंगे और उसके साथ अगर पेशेंट को मतलब नॉर्मल पर्सन को बोला जाए कि आप आई ब्लिंक मत कीजिए, हाँ, आंख बंद नहीं होगा, ब्लिंकिंग ऑफ आइज नहीं होगा, कर सकता है वो नॉर्मल 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 ह्यूमन बीइंग, बट एक पार्किंसनिज्म का पेशेंट ब्लिंकिंग ऑफ आई ड्यूरिंग टैपिंग नहीं रोक पाएगा, ओके। क्योंकि उन लोगों का एक बार इनिशिएटर मतलब कोई भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो अचानक से मतलब उसको रोक नहीं पाता, इसीलिए टैप करता रहेगा और पेशेंट भी ब्लिंक करता रहेगा, इसी को बोलता है मेयरसन साइन, ओके। अब आ जाते हैं एक्सेसिव स्वेटिंग एंड ग्रेजी स्किन। जनरली एक्सेसिव स्वेटिंग एंड ग्रेजी स्किन देखा जाता है, और एक्सेसिव स्वेटिंग ग्रेजी स्किन देखा जाता है क्योंकि एक्सेसिव स्वेटिंग का होता है पाल्मर सर्फेस में, डिस्टल एक्सट्रीमिटी में एक्सटेंशन और फेशियल फेस में होता है। अब आ जाते हैं ऑटोनोमिक फीचर्स ऑफ पोस्चरल हाइपरटेंशन। पेशेंट का देखा जाता है पोस्चरल हाइपरटेंशन और क्या कॉन्स्टिपेशन, ओके, ये सब देखा जाता है पेशेंट का। ये सब मैक्सिमम जो चीज है, जितना क्रोनिक होते जाएगा पार्किंसनिज्म डिजीज, उतना ये सब और ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, ओके। आ जाते हैं डायग्नोसिस में। जनरली में हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स विथ पार्किंसनिज्म पेशेंट, हाँ, उसका हम लोग जब एमआरआई देखेंगे तो क्या देखेंगे, जो पेल हो जा रहा है सब्सटेंसिया नाइग्रा बिकम नॉर्मल में क्या हो रहा है, ब्लैकिश है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, पेल हो जा रहा है। पेशेंट पार्किंसनिज्म का जो पेशेंट है सब्सटेंसिया नाइग्रा पेल हो जा रहा है, हाँ, तो यही है। और एक ये जो फर्स्ट और सेकंड स्कैन है, हाँ, जो मतलब एक ईयर के बाद जो स्कैन है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लाल लाल मतलब रेड रेड कलर का जो डॉट है वो क्या है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन से डोपामिन निकल कर मतलब डोपामिन रिलीज होने का एक्टिविटी है। अब क्या हो रहा है कि मतलब एक साल के बाद एक पार्किंसनिज्म पेशेंट का देखा जा रहा है कि डोपामिनर्जिक एक्टिविटी घट जा रहा है, हाँ, मतलब जो डोपामिन रिलीज हो रहा है वो भी घट जा रहा है, ओके। यही है इसका डायग्नोसिस। और अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में जनरली हम पहले बोले कि हम लोगों को क्या करना है, कोलिनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक जो है फाइबर्स, उन मतलब डोपामिन एंड एसिटाइल कोलिन में इसका क्या बैलेंस बनाकर रखना है, तो इसी सब ड्रग यूज होगा। ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, ड्रग्स अफेक्टिंग द ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। अब हम लोग देख लेते हैं, अब इसका मैकेनिज्म भी देख लेंगे कैसे कहाँ काम कर रहा है। तो डोपामिनर्जिक जो पिकर्सर है, डोपामिनर्जिक पिकर्सर
कहा है कि लिवोडोपा, हाँ लिवोडोपा यूज किया जाता है। अब पेरिफेरल डी कार्बोक्सिल इनहिबिटर्स में कार्बिडोपा बहुत ज्यादा यूज होता है। और क्या है, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है, ब्रोमोक्रिप्टिन यूज बहुत ज्यादा होता है। हाँ, प्रेमिपेक्सोल भी यूज होता है, प्रेमिपेक्सोल होता है, ब्रोमोक्रिप्टिन होता है, और ये मोनोइमैन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर, सेलेजिलिन, रेजाजिलिन, ओके। और इसमें कोम्ट इनहिबिटर में क्या यूज होता है, एंटाकैपोन यूज होता है। जनरली जनरली टोलकैपोन यूज नहीं होता है, क्योंकि टोलकैपोन लीवर टॉक्सिसिटी डेवलप करता है, इसीलिए टोलकैपोन यूज नहीं होता है, ओके। अब देख लेते हैं फिर ग्लूटामेट एनएमडीए रिसेप्टर एगोनिस्ट, ग्लूटामेट एगोनिस्ट क्या है, एमेंटाडिन यूज होता है। हम लोग सब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। अब ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम, सेंटर एनी कोलिनर्जिक, ये बहुत फेमस ड्रग है, ट्राइक्सिफेनिडाइल, ओके। और इधर क्या है, एंटी हिस्टामिनिक्स क्या है, और फेनाड्रिन, ओके। अब क्या होता है कि जैसा होता है कि ट्राइहेक्साफेनिडाइल कब यूज किया जाता है, कि अगर डोपामिनर्जिक एक्टिविटी घट गया, मेरा कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ गया, तो हम लोग जानते हैं कि कोलिनर्जिक एक्टिविटी क्या कर रहा है, रिजिडिटी ट्यूमर को बढ़ा रहा है। तो क्या होगा, ट्यूमर बढ़ेगा, उसके साथ रिजिडिटी बढ़ेगा, और क्या होगा, पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाएगा। हाँ, हाथ पाँव बात करते करते हाथ पाँव छोड़ने, मतलब ये करने लगेगा, हाथ पाँव का मूवमेंट ज्यादा होगा, ओके। टीमर भी ज्यादा होगा। तब क्या किया जाता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज किया जाता है, हाँ, इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। अब हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं कि जो ए है क्या, ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, और कहाँ से आ रहा है, सब्सटेंसिया नाइग्रा से, सब्सटेंसिया नाइग्रा से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। और ये क्या है, ये क्या है, गबर्जिक न्यूरॉन है, एक क्या है, कोलिनर्जिक, जो एसिटल कोलिन रिलीज का। हम लोग देख लेते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन और गबर्जिक न्यूरॉन में कौन कौन से जगह क्या क्या ड्रग कैसे काम करता है, वही देख लेते हैं, ओके। अब पहले देखेंगे हम लोग जो है लिवोडोपा, हम लोग देखें डोपामिन प्रिकर्सर है इसका। पहले तो हम लोग देख रहे थे जीआईटी से, हम लोग खाना खा रहे हैं, जीआईटी से क्या आ रहा है, टायरोसिन। टायरोसिन क्या कर रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जा रहा है। अब ये कर रहा है, पाम के थ्रू अंदर चला गया, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन के अंदर चला गया। अब क्या हो रहा है कि विद द हेल्प ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज क्या हो रहा है, एक डोपा में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये प्रोसेस सही से नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे, डोपामिन प्रिकर्सर मतलब लिवोडोपा बाहर से दिया जाता है। लिवोडोपा ये जो एक नंबर है, ये क्या है कि लिवोडोपा डायरेक्ट आ गया। अब क्या हो रहा है कि डोपा डीकार्बोक्सिलेज वो क्या करता है, डोपा को डोपामिन में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये सब जाके एक तो इधर जाके सब जमा होता है, हाँ, क्योंकि डोपामिन और अदर्स जो सेरोटोनिन वो सब रहता है, वो क्या करता है, माओ जो मोनोइमैन ऑक्सीडेज, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो वेसिकल के अंदर डोपामिन जाके जाके जमा होता है। अब सेल का जो डीपोलराइजेशन होगा, अब इधर क्या होता है, जो मैकेनिज्म है मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पढ़े थे वो, जो कैल्शियम के विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम साइनोट्रोपिन ट्रैक्शन, उसको वो क्या होता है, इसका एक्सोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब इधर से बाहर निकल गया, हाँ, डोपामिन निकल गया। अब इस जगह में भी और एक ड्रग काम करता है, एमेंटाडिन। एमेंटाडिन हम क्या बोले कि वो जो ग्लूटामेट एगोनिस्ट है, हाँ, डोपामिन फैसिलेटर, हाँ, मतलब फैसिलेट करेगा, इधर से निकलने में डोपामिन को हेल्प करेगा। अब दो नंबर में क्या है, तो कौन सा ड्रग काम कर गया, एमेंटाडिन काम कर गया, ओके। और तीसरे में क्या काम कर रहा है, तीसरा वाला जो ड्रग है वो क्या है, मेरा ब्रोमोक्रिप्टिन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक तो ड्रग है, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। वो क्या करता है, ब्रोमोक्रिप्टिन क्या करता है, डोपामिनर्जिक जो रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट करता है। ये जो डोपामिनर्जिक जो रिसेप्टर है, इसके साथ डोपामिन आके बाइंड कर रहा है, इसको स्टिमुलेट कर रहा है, फिर मतलब अच्छे से बाइंड हो पा रहा है, ठीक है, ओके। और क्या होता है, अपटेक मैकेनिज्म होता है, अपटेक करके कुछ अपटेक करके अंदर चला जाता है फिर से प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में डोपामिन। और क्या होता है
कि ये जो माओ होता है इसको इसको भी मतलब इसको भी बाइंड करके ब्लॉक करके रखता है। कौन रखता है इसको ब्लॉक करके? इसको ब्लॉक करके रखता है सेलेजिलिन। जो सेलेजिलिन है माओ बी इनहिबिटर्स, ये सेलेजिलिन मतलब 4 नंबर में जो काम कर रहा है वो है सेलेजिलिन, ड्रग हो गया। और पांचवा जो काम कर रहा है वो कोम्ट, हाँ कोम्ट में काम कर रहा है। कोम्ट का कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफर उसमें काम कर रहा है, उसको इनहिबिट कर रहा है। तो ऐसे हम लोग ड्रग का मैकेनिज्म समझ गए कि सेलुलर लेवल पे कहाँ कहाँ काम कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ड्रग कैसे मतलब इधर तक ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आता है। ओके, पहले क्या है, पहले हम लोग देखे कि लिवोडोपा, हाँ एज ए ड्रग हम लोग यूज कर रहे हैं लिवोडोपा। अब क्या है कि लिवोडोपा आ गया अंदर तक। अब लिवोडोपा के साथ न्यूट्रल जो एमाइनो एसिड्स है वो क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है लिवोडोपा को स्टोमक से मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए। एब्जॉर्ब करके फर्दर कहा जाएगा लीवर जाएगा, फिर ब्लड सर्कुलेशन में होकर ब्लड बैरियर क्रॉस करके मेरा ब्रेन में जाएगा। अब क्या हो रहा है कि इधर एक बात है कि ल्यूसिन आइसोल्यूसिन ये हेल्प करता है। तो हम लोगों को लिवोडोपा जो लेने का टाइम है वो हमेशा मतलब खाने से आधा या 1 घंटा पहले लेना चाहिए। क्योंकि अगर हाई प्रोटीन डाइट के टाइम ले लिए तो ये सब न्यूट्रल एमिनो एसिड्स तब उतना अच्छे से लिवोडोपा को एब्जॉर्ब करने में हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब लिवोडोपा अगर अकेला निकल गया इधर से तो क्या होता है, इधर एक एक रहता है एंजाइम, उसको बोला जाता है पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज। वो क्या करता है, वो करता है इसको डोपामिन में कन्वर्ट। ये डोपामिन हमारा ब्रेन के लिए जरूरी है, लेकिन ये बॉडी में क्या करता है, टॉक्सिसिटी डेवलप कर देता है। कैसे कि ये टेकिकार्डिया डेवलप करता है एक तो, हाँ मतलब क्या बोले कि उसका टेकी जो एरिथमिया होता है वो कर देता है, कार्डियक टैकी एरिथमिया। ओके, और भेंस डायलेट कर जाता है। भेंस डायलेट करने की वजह से क्या होता है, पोस्चुरल हाइपरटेंशन होता है। और जो हमारा कीमो रिसेप्टर जो ट्रिगर जोन है डोपामिन उसको जाके स्टिमुलेट करता है, तो उसके बाद क्या एरिया पोस्टिमा रीजन में, तो उसके उसके वजह से क्या होता है, नोजिया वोमिटिंग ये सब होता है। तो इसके वजह से हम लोग उसके साथ लिवोडोपा के साथ कार्बिडोपा यूज करते हैं। कार्बिडोपा क्या करता है, कार्बिडोपा बाइंड विद द डोपा पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज, हाँ एंड रिड्यूस द एक्टिविटी। ओके, फिर तो आराम से निकल गया लिवोडोपा। अब लिवोडोपा दूसरा इधर भी माओ है, ठीक है, मोनोएमिनो एक्सीडेंट। और क्या है, फिर लीवर में जाता है, लीवर से फिर से ब्लड सर्कुलेशन में एल डोपा जाता है, फिर जाके ब्लड वेरिएंट क्रॉस कर। उसके पहले और एक एंजाइम है COMT कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। क्या करता है कि मतलब ओ मिथाइल 3 ओ मिथाइल डोपा में इसको कन्वर्ट कर देता है। अब एल डोपा 3 ओ मिथाइल डोपा में कन्वर्ट हो गया। अब ये भी पसंद करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जाने का, लेकिन 3 ओ मिथाइल डोपा कोई काम का नहीं है। हमको ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके हमको ब्रेन में एल डोपा भेजना है। ओके, तो इसके वजह से इसको कोम्ट इनहिबिटर यूज किया जाता है जो है एंटाकैपन। हम पहले ही बोल दिए कि ये एंटाकैपन बहुत फेमस ड्रग है, यूज होते हैं। और ये टोलकैपन क्यों नहीं यूज होता है, क्योंकि लीवर टॉक्सिसिटी देखा जाता है टोलकैपन में। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में अब देखते हैं जो ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में जो और एक है प्रोसीड्योर वो है TMS, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ये बहुत मतलब महंगा महंगा बहुत कॉस्टली थेरापी है। तो जनरली इसमें क्या किया जाता है, एक तो मशीन यूज करके, हाँ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मतलब फील्ड डेवलप किया जाता है। उससे क्या होता है, उससे हमारा जो बहुत सारा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन रहता है सब तो एक्टिवेट नहीं रहता है, तब कुछ एक्टिवेट है, मतलब बहुत सारे एक्टिवेट है, उसमें डिजेनरेशन हो गया और भी रह गया है। तो उन वो सब जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो वो सबको एक्टिवेट करता है। और पार्किंसनिज्म का जो फीचर्स है, मतलब बीमारी का जो क्लिनिकल फीचर्स है बहुत रिड्यूस भी हो जाता है ये थेरापी से। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट जनरली अब सर्जिकल मैनेजमेंट का बहुत साइड इफेक्ट है
कि पार्किंसन डिजीज ठीक करने गए, टिपिकल पार्किंसनिज्म मतलब पार्किंसन डिजीज, और कोई और प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए अभी सर्जिकल मैनेजमेंट उतना फॉलो नहीं किया जाता है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। थैलामिक जो है थैलामोटोमी, तो थैलामोटोमी में क्या किया जाता है कि it is the destruction of small group of cells in the thalamus. The surgery is done to abolish tumor on the side of the body opposite to the surgery. मतलब अगर एकदम लास्ट चॉइस, हाँ, किसी में कोई ड्रग काम नहीं आ रहा है और मतलब बहुत बुरे तरीके से बैडली पार्किंसनिज्म कोई पेशेंट में डेवलप किया, तब हम लोग ये सब के बारे में सोचेंगे। अब क्या है पैलिडोटोमी? It is the surgical destruction of a group of cells in the internal glovidus fibers. Those produce are most effective in the relieving of dyskinesis and tumor। ठीक है। अब क्या होता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक टाइम बहुत फेमस सर्जरी था, लेकिन अब इतना फॉलो नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें और जो पार्ट्स है वो डैमेज होने का चांस भी रहता है। ओके, तो पहले हम लोग प्रोसीड्योर थोड़ा देख लेते हैं थ्योरी में। इलेक्ट्रोड्स आर इंसर्ट इनटू द टारगेटेड ब्रेन रीजन। ओके, रीजन यूजिंग एमआरआई, हम लोग एमआरआई से और न्यूरोफिजियोलॉजिकल जो मैपिंग है उससे हम लोग देखेंगे कि दे आर इम्प्लांटेड इन द राइट प्लेस, सही जगह पे इम्प्लांट हुआ है कि नहीं है। और क्या है, एक डिवाइस है जो आईपीजी है, हाँ, इम्पल्स जनरेटर, वो क्या है सिमिलर एज ए मतलब सिमिलर टू एज ए पेस मेकर इज इम्प्लांटेड अंडर द कॉलर बोन। ओके, to provide an electrical impulse to a part of the brain involved in the motor function. Okay, those who undergo the surgery are given a controller which allow them to check the battery and turn the device on or off. An IPG battery lasts for about 3 to 5 years. Okay, अब देख लेते हैं ये डिवाइस ये क्या है। ये जो है इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जा रहा है अंदर तक। अब इलेक्ट्रोड गया थैलामस में चला गया। अब ये हम लोग देखेंगे बाहर से कैसे, एमआरआई के थ्रू देखेंगे। अब ये क्या कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन क्या कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन सर्व्स टू मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या कर रहा है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस और हमारा जो सबस्टेंशिया नाइग्रा ये सब को स्टिमुलेट कर रहा है। अब उसके वजह से क्या होगा कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का जो रिलीज है वो सबस्टेंशिया नाइग्रा में इंक्रीज करेगा। ये है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इन्वॉल्व्स इम्प्लांटिंग एन इलेक्ट्रोड। और ये जो पल्स जनरेटर है वो हम लोग देखे कैसे यही जगह पे जो इम्प्लांट, हाँ, सबक्यूटेनियसली ऑन द एंटीरियर चेस्ट वॉल इधर इम्प्लांट किया जाता है। तो यही लिखा हुआ डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इन्वॉल्व द इम्प्लांट एंड इलेक्ट्रोड डीप विद इन योर ब्रेन। द अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन डिलीवर्ड बाय द इलेक्ट्रोड इज कंट्रोल्ड बाय पेसमेकर लाइक डिवाइस प्लेस्ड अंडर द स्किन इन योर चेस्ट। ओके, तो ये सब अभी रिसेंट मतलब और पार्ट्स डैमेज होने का चांस रहता है, हाँ, तो इसीलिए ये यूज अभी नहीं हो रहा है। हाँ, तो यही मेरा लेक्चर जो है ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट। ओके, और अगर आप लोग थोड़ा इसको स्पीड को बढ़ा कर भी देख सकते हैं। ओके, और साउंड क्वालिटी अच्छे के लिए आप लोग हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।